गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नाभिल झा। आज हम सब गांधी जी के बारे में चर्चा करेंगे। गांधी जी के जीवन के बारे में, गांधी जी को गांधी जी से लेके महात्मा बनने की कहानी तक, किस तरह से वो महात्मा बने, उनको बापू क्यों कहा गया, आज इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए, गांधी जी हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनकी जो फिलॉसफी है डे टू डे लाइफ में आज की जो सरकार है वो अपनाती है। आज की सरकार हो या आने वाली सरकार हो या पुरानी सरकार हो, सभी उस पर चर्चा करती है। इतना नहीं है, हमारे एग्जाम के से भी इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। आप जब छोटा एग्जाम से दीजिए, बड़े एग्जाम में दीजिए, आईएएस दीजिए, पीसीएस दीजिए, एसएससी दीजिए, रेलवे दीजिए, चाहे आप 10th का एग्जाम दीजिए, उसमें भी नेशनलिज्म इन इंडिया है, गांधी जी के। जब अगर हम भारत की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो अगर हम उसमें गांधी जी की चर्चा ना करें तो वो अधूरी हो जाएगी पूरी कहानी। जैसे मूवी को स्टार्ट होता है, मूवी को तब तक हम स्टार्टिंग नहीं मानते हैं जब तक उसमें हीरो की एंट्री ना हो जाए। तो वही हाल है अपने गांधी जी के बारे में। जब भी हम फ्रीडम मूवमेंट पढ़ेंगे तो गांधी जी हमारे हीरो कैरेक्टर के रूप में आएंगे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, 2 अक्टूबर को 1869 में। इनके माताजी का नाम पुतलीबाई तथा पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जो शादी जो हुआ वो 14 वर्ष की आयु में, यानी 14 वर्ष के एज में हो गया। अब 14 वर्ष में इसमें ऐड कर दीजिए 83 में, यानी 83 में इनकी जो शादी होती है वो कस्तूरबा गांधी से। गांधी जी के 4 लड़के हुए। गांधी जी के 4 लड़के थे, जिनका सबसे पहले वाले का नाम जो था वो हीरालाल, दूसरे का मणिलाल, तीसरे का रामदास और चौथे का देवदास। यानी गांधी जी के जो सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम था हीरालाल और जो सबसे छोटा था उनका नाम देवदास। गांधी जी 1888 में, यानी 1888 में वो बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन जाते हैं। बैरिस्टर मतलब आज से वकालत करने के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए वो 1888 में लंदन जाते हैं। वहां से चूंकि कानून की जो पढ़ाई होती है वो 3 साल होती है, तो इसमें जब हम 3 साल ऐड करेंगे तो 91 हो जाएगा। ये 91 में लंदन में पढ़ाई करने के बाद वापस इंडिया आते हैं। जब इंडिया आते हैं तो ये पहला प्रैक्टिस, कोई भी वकील हो वो अपना पहला प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस ही करेगा, उसकी जो मतलब रोजी रोटी होती है कानून ही होती है, वकील वकालत ही करेगा। तो वकालत करने के लिए पहला वकालत वो मुंबई में करते हैं, लेकिन वहां पे वो असफल हो जाते हैं। उनकी वकालत वहां पे चलती नहीं है। फिर वहीं से वो दूसरा वकालत स्टार्ट करते हैं राजकोट में। राजकोट जो पंजाब में है वहां पे वो अपना वकालत करते हैं। वहां भी इनकी वकालत चलती नहीं है, क्योंकि ये जो होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के होते हैं, कंपनी लॉयर होते हैं। और उस समय भारत क्या था, गुलाम था, ब्रिटिशर्स के अधीन। तो कंपनियां जो भी थी वो ब्रिटिश के हाथ में थी। तो यहाँ पे उनकी वहां भी यहाँ पे दाल उनकी नहीं गली। तो चूंकि ये लंदन में पढ़े थे तो अपने दोस्त को ये पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि भाई मदद मांगने के लिए हमारे यहाँ तो कुछ काम नहीं हो पा रहा है, अगर आप यहाँ कुछ काम है तो बताओ, कुछ काम आए तो हमको देना। तो उनके मित्र को ये लेटर मिलता है। कुछ दिन के बाद एक साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले इंडिया के ही थे, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। वो अपनी कंपनी के लिए, कंपनी व्यवसाय के लिए, काम के लिए एक वकील को हायर किया। वो उनसे मिलने के लिए, कंपनी के लिए उनके दोस्त के पास जाते हैं, उनके मित्र के पास जाते हैं, बोलते हैं हमको ये समस्याएं हैं। लेकिन उनका जो मित्र था वो लेटर दादा अब्दुल्ला के पास टरका देते कि भाई ये बहुत बड़े जानकार है, इनसे मिलिए, ये आपकी समस्याओं का सॉर्ट आउट कर देंगे। अब उनका जो पत्र व्यवहार था दादा अब्दुल्ला का गांधी जी से होता है। गांधी जी उस काम को करने के लिए हाँ भर देते हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं होती है। वो काम को करने के लिए हामी भर दिए। दादा अब्दुल्ला भारत आते हैं, उनको ले जाते हैं।
दादा अब्दुल्ला 1893 में यानी 1893 में आते हैं और गांधी जी के साथ जाते हैं। क्योंकि ये गए थे मेहमान बन के, वकील करे गेस्ट बन के थे। तो दादा अब्दुल्ला इनको ट्रेन में एसी थर्ड टायर का वो दे देते हैं और टिकट बनवा देते हैं। फर्स्ट क्लास में इनका बन जाता है। लेकिन वहां से ये डरबन से प्रिटोरिया जाते हैं। प्रिटोरिया जो साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, वहां से ये डरबन से प्रिटोरिया जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही एक स्टेशन आता है जो गांधी जी के पूरे जीवन काल को चेंज कर देता है। उस जगह का नाम होता है पीटर्सबर्ग। इस पीटर्सबर्ग में कुछ अंग्रेज चढ़ते, कुछ ब्रिटिशर्स चढ़ते हैं, उनको धक्का मार के, मतलब उससे पहले कहते कि आप एसी थर्ड में चल जाइए, थर्ड टायर में चल जाइए। ये जाने से मना कर देते, बोलते भाई हमारे पास टिकट है। लेकिन वो नहीं मानता है, उनको अंत में धक्का देके बाहर फेंक देता है। लेकिन वहां पे ये रात भर खड़े रह जाते ठंड के मौसम में। इनको समझ में आ जाता है कि रंग भेद की नीति यहाँ पे है। कहते हैं ना, ठोकर आदमी को महान बनाता है और चलना सिखाता है। अब यहाँ पे गांधी जी को ठोकर लग चुकी थी, अब ये चलना सीख चुके थे। एक बात है, गांधी जी की टाइमिंग बहुत जबरदस्त होती थी। गांधी जी जो भी काम करते थे एकदम उनकी टाइमिंग परफेक्ट होती थी। वो कभी आगे बढ़ने से भी नहीं डरते थे और पीछे आने से भी नहीं डरते थे। ऐसा नहीं है कि हम कसम खा लिए हैं तो हम वो काम करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको बता दें, गांधी जी शुद्ध बनिया थे, है ना। गांधी जी राजनेता थे, गांधी जी फिलोसफर थे। इस सब के अलावा हम आपको बताएंगे गांधी जी शुद्ध बनिया थे। वो हर जगह किस तरह से बार्गेनिंग करते हैं वो आपको पता चलेगा। वो देखते हैं ये चीज, उनको ठोकर लग चुकी थी। अब वहीं पे वो कुछ आंदोलन कर देते हैं। अब ये साउथ अफ्रीका में आंदोलन वगैरह करते हैं। उसके बाद ये वहीं पे क्या करते हैं कि 1894 में, हम बताए 1893 में ये कहां से, डरबन से विक्टोरिया जाते हैं। लेकिन बीच में ही पीटर्सबर्ग में उनको उतार लिया जाता है। लेकिन अगले साल 1894 में यानी 1904 में ये साउथ अफ्रीका में ही एक नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं 1894 में। और फिर 1899 में उनके काम को देखते हुए वहां की साउथ अफ्रीका का जो सबसे सम्मानित पुरस्कार है, जिसको हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत रत्न, उसी तरह वहां से गांधी जी को बोअर मेडल मिला, बोअर पदक मिलता है उनके काम को देखते हुए। फिर से ये भारत आते हैं 1901 में, यानी 1901 में ये भारत आते हैं। कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में भाग लेते हैं, कलकत्ता सेशन में भाग लिए हैं। 1904 में फिर ये वापस जाते हैं डरबन में, और वहां पे एक फिनिश आश्रम है। ये फिनिश आश्रम जो साउथ अफ्रीका में ही है, डरबन में। ये पूछा गया था कौन बनेगा करोड़पति का, लगभग 50 लाख का ये सवाल था कि गांधी जो जाते हैं तो डरबन में वहां कौन से स्थापना करते हैं, तो वे फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। इसके बाद वहीं पे अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी पहली बार यानी पहली बार कब सत्याग्रह करते हैं। तो गांधी जी 1906 में यानी 1906 में, गांधी जी 1906 में क्या करते हैं, पहली बार डरबन में सत्याग्रह करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। उसके बाद 1908 में यहीं पे साउथ अफ्रीका में ही, है ना, 1908 में यानी 1908 में ये पहली बार साउथ अफ्रीका में भी जेल में जाते हैं। यानी ये पहली बार जो जेल गए, ये सत्याग्रह किए 1906 में और 1908 में जेल जाते हैं। आपको बताया अपने गांधी जी पूरे जीवन काल में 3 काम बहुत जबरदस्त काम से किए हैं। एक सत्याग्रह, दूसरा जेल जाना, और तीसरा भारत का भ्रमण करना। यानी गांधी जी पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। उसके पीछे का भी हम बताएंगे क्या होता है। इसके बाद 1910 में वहीं पे जोहान्सबर्ग में ये टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना करते हैं। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना करते हैं 1910 में। अब ये 1915 में भारत आते हैं। अब यहां से गांधी जी जो है अपने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में आ जाते हैं। गांधी जयंती जो मना रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में। अब देखिए यहां पे ये 1915 में
1915 में 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1950 को गांधी जी कहां से, वहां से साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं। इन्हीं के आने के उपलक्ष्य में हमारे भारत में क्या मनाया जाता है, NRI डे, यानी अप्रवासी भारतीय दिवस, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, अप्रवासी भारतीय दिवस, जो प्रत्येक साल मनाया जाता है। अभी जो था 2020 का यानी 2020 का जो मनाया गया था NRI डे, वो कहां मनाया गया था, वाराणसी में ही NRI डे मनाया गया था, वाराणसी में। ये मनाने के लिए 9 से 15 जनवरी को मनाते हैं, एवरी ईयर, प्रत्येक ईयर, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट होता है, ये भारत आए। अब इनके दिमाग में ये था कि जैसे हम साउथ अफ्रीका में चेंजिंग किए हैं, कुछ यहां भी इसी तरह का कयामत करेंगे इंडिया में। लेकिन बता दे, इंडिया में उनसे बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे जो उनकी दाल को गलने नहीं दे रहे थे, उनके काम नहीं बनने दे रहे थे। 1915 में यानी 1950 में ये साउथ अफ्रीका से आते हैं, और 1960 में ये कांग्रेस के सेशन में कांग्रेस के लखनऊ सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि ये कयामत दिखा चुके होते 1950 में साउथ अफ्रीका में, ये मंच पे कांग्रेस के सेशन में सबसे आगे जाके बैठ जाते हैं। इनको सब समझाते हैं, भाई कहाँ आगे बैठे हो, यहाँ है VVIP जो है वही आके बैठेंगे सबसे आगे। फिर इनको टरकाते हुए पीछे किया गया, ऐसे इनको टरकाते हुए मतलब मंच के सबसे लास्ट कॉर्नर में इनको जगह दिया गया। वहीं पे इनकी मुलाकात होती है रामचंद्र शुक्ल से, जो कि बिहार चंपारण के रहने वाले थे, ये किसान नेता थे। वो अपनी 3 कट्ठिया जमीन को लेके, है ना, नील की खेती के लिए इन गांधी जी से मिलते हैं। पहले वो डायरेक्ट गांधी जी से नहीं मिलते हैं, वो मिलते हैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता से, लीडर्स से। लेकिन उनके पास समय न होने के कारण वो गांधी जी के पास शिफ्ट कर देते हैं कि देखो पीछे एक बंदा बैठा हुआ है, ये साउथ अफ्रीका में बहुत कयामत किया है, इससे मिलो। गांधी जी फिर वहां पे उसका कुछ काम करते हैं, फिर वहां पे सुनते हैं, फिर आगे की कहानी बनती है। तो ये 15 में कहां से आए, साउथ अफ्रीका से। 16 में लखनऊ सेशन में ये गए, है ना। 17 में 1970 में ये सत्याग्रह करते हैं, यानी पश्चिम चंपारण में इनका जो मूवमेंट होता है ना, पश्चिम चंपारण में इनका जो होता है सत्याग्रह आंदोलन। ठीक, अब ये क्या है, 17 में हुआ। 18 में ये अहमदाबाद और खेड़ा में इनका होता है आंदोलन। 1918 में ये अहमदाबाद, मीरकांत अहमदाबाद, ठीक है, और खेड़ा वहीं पे है, गुजरात में ही, दोनों जगह मिल मजदूर के समर्थन में आए। 1920 में देखिए किस तरह से बनते आया, 15, 16, 17, 18, 1919 में आपको याद होगा 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, जालियांवाला हत्याकांड। अब 1919 को जालियांवाला हो गया। 1920 में वहीं पे कुछ मुस्लिम समुदाय को लेके कुछ गुस्सा चल रहा था, जिसमें खिलाफत की बात चल रही थी, खिलाफत मूवमेंट था। 1920 में यानी 1920 में ये देखिए 1920 में क्या होता है, खिलाफत का आंदोलन होता है, खिलाफत मूवमेंट होती है। उसी को साथ करके अब देखिए 1919 में जालियांवाला हुआ, 1920 में ही आपका हो जाता है खिलाफत आंदोलन। दोनों को साथ लेके ये चलते हैं। यहीं पे ये देते हैं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, मतलब असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन इनका चलने लगता है। 1920 में ये चलता है, और यहीं पे गांधी जी पहली बार बहुत उत्साहित होकर जनता को ये कह देते हैं कि अब हमको महक आने लगा है, सुगंध आने लगा है कि स्वतंत्रता जो है वो बिल्कुल करीब है। हम 1 साल में भारत को आजाद कर देंगे अगर आप सब साथ दीजिए तो। यानी वो बोले कि अगर छात्र पढ़ाई छोड़ दे, शिक्षक पढ़ाना छोड़ दे, वकील वकालत छोड़ दे, किसान किसानी छोड़ दे, मजदूर मजदूरी करना छोड़ दे, मतलब जो सरकारी सर्वेंट है वो सरकारी नौकरी छोड़ दे, पुलिस से निकल जाए, अगर सरकार का हम सहयोग नहीं करेंगे तो हमको पक्का लग रहा है कि हम आजाद हो जाएंगे। ये पहली बार गांधी जी प्रॉमिस किए थे, लेकिन यहाँ पे इनकी दाल नहीं गली, इनकी बात नहीं बनी। यहाँ पे देखिए 1922 में 1920 में यहाँ पे चौरा चौरी कांड होता है जो गोरखपुर के पास है।
यहीं पे इनको क्या किया जाता है, चौरा चौरी कांड होता है, चौरा चौरी कांड हो गया। अब ये फरवरी में 1900 जेल में चल जाते हैं, ये यहीं पे इनका जेल हो जाता है, फिर ये 1924 में रिहा हो जाते हैं। अब गांधी जी देखते हैं, अब ये देखते हैं, ये देखे कि छोटा छोटा जो काम हो रहा था अब इसको लगातार नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए 1920 से 2022 और वहां पे जो जनता थी वो थक गई थी आंदोलन करते करते। अब क्या हुआ कि ये अब संघर्ष विराम संघर्ष की राजनीति अपनाने लगे, संघर्ष विराम संघर्ष, यानी अब ये 8 साल का गैप मारते हैं। अब ये 8 साल तक काम नहीं करते। अब इसमें 8 जोड़ दीजिए, 32 में कितना हो जाएगा, 1930। अब यहां पे 1930 में आपको दिखाई देगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, सविनय अवज्ञा। यहीं पे आपको याद होगा कि दांडी मार्च होता है, ये चलता है इनका कार्यक्रम कब तक, 34 तक इनका जो कार्यक्रम चलता है। वहीं पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड है ना, सब में होता है। इनका ये काम चलते चलते आ जाता है, गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है, पूना पैक्ट होता है, लंबिक है। इसी में फिर ये 1930 से 1934 चलता है लगातार। अब फिर ये 8 साल का क्या करते हैं, फिर ब्रेक मारते हैं। अब ये आ जाएगा, जब 34 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1942। अब यहां पे जो इनका काम था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। यहां पे था इनका भारत छोड़ो मूवमेंट यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, अब ये 8 वर्ष गांधी जी कर क्या रहे थे, सबसे बड़ी चीज है कि ये 8 वर्ष गांधी जी कर क्या रहे थे। सोचने वाली बात है, जब इतना अच्छा ये अब इनका काम है तो ये कर क्या रहे थे 8 वर्ष। तो बेटा ये जो 8 वर्ष है इनका, ये देखते थे कौन समुदाय है, कौन इनके साथ आ रहा है, कौन सा साथ नहीं आ रहा है, कौन से है जो इनके साथ दे रहे हैं, कौन से इनके साथ नहीं दे रहे हैं। जो साथ दिए, ठीक है भाई, उसको लेके ये प्रयोग किए सविनय अवज्ञा आंदोलन में, है ना, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में। अब फिर ये देखे कि भाई अब कौन साथ नहीं दे रहा है। अब भी तो बहुत सा होगा जो साथ नहीं देगा। अब साथ नहीं दे रहा था वो है आपका दलित, दलित था, हरिजन थे, ये सब जो थे ये साथ नहीं दे रहे थे। अब इनको भी गांधी जी साथ लेके चले, गांधी जी इनको भी साथ लेके चले। गांधी जी जो थे देखने में तो बुजुर्ग थे, साथ में डंडा लेके चलते थे, उनकी जो छड़ी थी ना वो जादू की छड़ी थी, है ना, देखने में बुजुर्ग थे, लेकिन जो बुक लिखे थे उनका बुक था यंग इंडिया। कहने के तो वो बुजुर्ग थे लेकिन बुक लिखते थे यंग इंडिया, है ना। अब ये देख लिए कि 8 वर्ष कौन कौन है जो इनको साथ नहीं मिला है। अब ये सबको साथ लेके चलने लगे, साथ लेके आए, फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट कर देते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन होती है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के बाद भारत पे बहुत काम होता है, वहां पे भी ये दिखाई देते हैं। अब इसी में हम आपको बताइए क्विट इंडिया मूवमेंट भी हो गया। गांधी जी बताए ना कि उनके पास छड़ी थी, वो डरते नहीं थे, वो डरते नहीं थे किसी चीज के लिए। वो गांधी जी को आके पूछते क्यों है, हर नोट पे उनका क्यों फोटो है। काम तो बहुत किए भाई, मोतीलाल नेहरू थे, उनके बेटा थे जवाहरलाल नेहरू, पूरे कांग्रेस कमेटी थी, है ना, सुभाष चंद्र बोस थे, मतलब जितने का भी नाम ले ले सब काम किए, लेकिन नोट पे सिर्फ गांधी जी क्यों आए, रीजन था। अभी आप क्या देखिए कि इनका एक लंबा लिस्ट है, 1915 से ये मेहनत करना स्टार्ट कर चुके हैं और कहां पहुंच गए हैं, 1942। अभी भी भारत आजाद नहीं हुआ है, अभी भी 1947 में भारत आजाद होना है, अभी भी काम करेंगे ये। कितना लंबा ये लेके चल रहे हैं। एक्चुअली बात ये है कि इनके हर नोट पे चाहे के बाद आप बहुत से देखिएगा कि गांधी जी का विरोध करेंगे, गांधी जी का पुतला तोड़ देंगे। तो भाई तोड़ना दो, ऐसा तो है ना कि तुम गांधी जी की नोट्स नहीं रखोगे, तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हारी पॉकेट में होगा, आप इतना ही मानते तो उसको नोट्स को मत रखिए। गांधी जी दिल में है, बिना गांधी जी का काम नहीं चलना है। तो क्या ये लोगों से डर भगाना स्टार्ट कर दिए। बताए लोग में कि तुम डरते किस बात के लिए, जो
काहे डरते हो? चोर हो, डकैत हो, लुटेरा हो? नहीं ना, कोई भी मूवमेंट करो, हम तुमको बताते लोगों से कानून के बारे में, सरकार के बारे में डर को खत्म करने की बात कर दी है। कैसे किए ये देखिए। आप देखिए 1908 में 1908 में 1908 में जो तिलक थे एक बुक लिखते हैं। अब देखिए जो तिलक थे वो एक बुक लिखते हैं, अखबार, सॉरी वो अखबार था। उस अखबार में वो कुछ भड़काऊ भाषण जिसको कहते हैं ना, युवा में जोश भर देने वाली चीज, वो जोश भरने वाली चीज उसमें डाल देते हैं। अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, उनपे देशद्रोह का लगा देते आरोप। अब वो अपना बात रखते हैं वकील के सामने में, मजिस्ट्रेट के सामने में, कहते हैं कि जो हम लिखे हैं वो सच लिखे हैं, इसकी जो व्याख्या वही है वो गलत तरीके से की गई है। क्योंकि जो वहां पे तिलक लिखते हैं वो महाभारत का पक्ष ले लेते हैं कि जो से अर्जुन जो थे अपने किसी को नहीं मानते थे, अगर सभी आदमी मिल जाओ, मतलब जो अंग्रेज है वो मुट्ठी भर है, अगर भारत की जनता एक एक मुट्ठी भी मारे, एक एक भी थप्पड़ मारे तो अंग्रेज छोड़ के चले जाएंगे। वो इस तरह से भड़काऊ भाषण देते थे। क्यों डरे हो भाई? ब्रिटिशर की संख्या ही कितनी है, अगर ब्रिटिशर्स को सभी मिलके एक एक थप्पड़ मारेंगे तब भी ब्रिटिशर्स भाग जाएंगे। इस तरह के भाषण से वहां पे इनको देशद्रोह की लग गया। लेकिन वहीं पे सोचिए, हम बताएं ना, गांधी जी इतने तेज थे कि अपने आप को आगे लेने से और पीछे लेने से कभी भी नहीं कतराते थे। कभी आगे गए तो कभी पीछे आए। ये नहीं कि हम कसम खा लिए तो आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, वो पीछे भी आते थे। आपको ये भी देखने को मिलेगा, यहीं पे बताते हैं जब वो लिखते हैं, गांधी जी जब चौरा चौरी कांड होता है, जब गांधी जी चौरा चौरी कांड में आते हैं, गांधी जी का चौरा चौरी कांड आपको यहाँ पे है, ये देखिए 1922 में, यहां पे इनको मजिस्ट्रेट के सामने में पेश किया जाता है। सोचिए यहां पे जो है तिलक जो है ये अपनी बात रखते हैं, अपना बीच बचाव करते हैं, बोलते हैं उसकी व्याख्या गलत की गई है, लेकिन यहीं पे गांधी जी बोलते हैं इस बात को लेकर मजिस्ट्रेट के सामने में कि भाई हम आपको क्या बताएं, हम अपनी क्या बीच बचाव करें, आपका कानून ही गलत है। हम तब ना अपनी बात रखेंगे जब आपका कानून सही हो, आपका कानून ही गलत है, हम कुछ भी बोलेंगे आप नहीं मानेंगे। आप पहले अपने कानून को सही कीजिए। लोगों से वो डर को भगा देते हैं। भाई किस लिए डर रहे हो? अब वही बताएं कि जैसे फसल बुआई और कटाई के बीच में 3 महीने का समय होता है, कोई फसल के लिए 3 साढ़े 3 महीने का समय लग जाता है। अब ये लोगों में इतना उत्साह भर दिए थे कि तुमको रहने में दिक्कत है, खाने में दिक्कत है ना, जेल चलो, जेल में 2 वक्त का भोजन मिलेगा, चाय मिलेगी, सुबह शाम चाय नाश्ता, है ना, सरकारी दामाद हो जाओगे। वहां पे अगर ठंड के मौसम है, यहाँ तुमको पहनने के लिए नहीं है, वहां कपड़ा मिलेगा, ठंड के मौसम में ओढ़ने के लिए चादर मिलेगा, मोटा मोटा कंबल मिलेगा। बारिश के मौसम में घर नहीं है, वहां पे चलो, वहां पे घर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे सारे मौज मस्ती है, वहां पे अखबार दिया जाएगा पढ़ने के लिए जो तुम नहीं कर सकते हो। तो सभी उनका बात माना। हम बताए गांधी जी अपने जीवन काल में 3 काम किए हैं। पहला आपको बताए सत्याग्रह, दूसरा जेल जाना, तीसरा भारत भ्रमण। अब जेल पे आ जाइए, जब जेल पे आते हैं लोगों में जोश भर दिए। अब लोग ये करते थे कि उनके घर में खाने के लिए अनाज नहीं थी, भारत गुलाम था, सरकारी ब्रिटिशर्स उनसे टैक्स लेती थी, वो जबरदस्ती क्या करते थे। अब जब भी कांग्रेस का सेशन होता था, एवरी ईयर होता था लगभग, अब जो भीड़ थी, जो जनता थी, वो जाती थी कांग्रेस के वहां पे ऑफिस में और पूछती थी भाई कब अब सत्याग्रह करना है, कब सत्याग्रह करना है, हमको जेल चलना है, वहां खाने को मिलता है। तो लोग इस तरह से जाते थे। अब यहाँ पे जेल भरो आंदोलन चलाता है। जो पब्लिक जनता अभी तक जेल के नाम से डरती थी, कानून के नाम से डरती थी, अब वो जेल जाने से भी नहीं डरती है। अब वो जेल के पास चल जाती थी, जेलर के पास खड़े, भाई हमको जेल में करो। जेलर कहता है भाई तुमको कैसे जेल में भर लेंगे, कुछ किए हो जो तुमको भरेंगे, हो जाता है जो क्रिमिनल हो। कहता ऐसा है क्या? कहता अंदर में जगह नहीं है, जेलर को 2 थप्पड़ मार देना, अब तो क्राइम किया ना, अब जेल में ले चलो। 3 महीना खाने को, पीने को, ओढ़ने को, बैठने को, नहाने धोने को मिलेगा ना। अब इस तरह से होने लगा, मतलब उनके डर दिलो दिमाग से खत्म। अब कानून कैसे तोड़ा जाता है इसका भी उदाहरण आप देखे होंगे, कानून को कैसे ब्रेक किया जाता है। अब नमक देखे होंगे दांडी वाले में,
नमक आंदोलन में, नमक दांडी मार्च में क्या करते गांधी जी, नमक को तोड़ने के लिए 240 मील पैदल यात्रा करते हैं। ठीक है, लगभग 24 दिनों में, लगभग 24 दिनों में। अब लोग ये समझ रहे थे कानून कैसे टूटता है भाई, कानून कैसे तोड़ेंगे, कानून सरकार जो सरकार के खिलाफ जाएगी उसको ये करेंगे, कानून टूटता कैसे। गांधी जी बताए चलो हम तुमको सिखाते कानून कैसे टूटता है ना। दांडी यात्रा किए, समुद्र के किनारे गए, एक मुट्ठी बालू उठाए और बालू को उठा के बताए कानून टूट गया। जो उनके साथ भीड़ चल रही थी, जो लंबा भीड़ चल रही थी, अब देखिए बस बाबा यही है मतलब कानून को तोड़ना, एक मुट्ठी बालू उठा लेना, नमक उठा लेना, बोले और नहीं तो क्या। अब जो उनके साथ में भीड़ गई, कोई जेब से कानून मतलब कोई उसको मुक्के से मार रहा था, कोई लात से मार रहा था, कोई घुसे से मार रहा था, कोई बालू को बोरे में लेके पटक के कानून तोड़ रहा था। जो अब उनके दिमाग में डर था कानून तोड़ने को लेके, अब उसको कानून टूट रहे थे। अब देखिए कि हम आप क्या कहते हैं, बताए कि वो किस तरह से आगे पीछे होते थे। जब ये पहली बार 1917 में, सोचिए 1917 में जब ये चंपारण जाते हैं 1970 में, तो इनके साथ राजेंद्र प्रसाद भी होते हैं। जब ये चंपारण स्टेशन उतरते हैं तो वहां पे इनके दिमाग में ये चल रहा था कि हम जा रहे हैं हमारे स्वागत में, जैसे साउथ इंडियन में, इंडिया मूवी में क्या होता है कि स्वागत में सब ढोल लगा रहा, बजा रहा, सब बजाने वाले आते हैं, नाचने वाले आते हैं, फूल माला लेके आते हैं। लेकिन जब ये चंपारण स्टेशन पहुंचे, वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ था, पूरा पुलिस वाले फैले हुए थे, खुद मजिस्ट्रेट आया हुआ था। गांधी जी एक बार डर गए, राजेंद्र बाबू से पूछने की मतलब जहां को उतरना था ये वही जगह है ना। तो बोले हाँ भाई वही जगह है, हाँ बाबा ये वही जगह है। कहते चलिए, इतने लोग हमारे यहाँ हैं स्वागत में, चलिए। अब उनको ये समझ में आ गया कि अगर इतना फोर्स है तो ब्रिटिशर्स के दिमाग में हमारे खिलाफ डर बैठ चुका है, वो डरे हुए हैं, नहीं तो हमको उठाने के लिए तो 2 पुलिस वाले काफी हैं, इतना पुलिस क्यों है, खुद मजिस्ट्रेट क्यों है। अब यहीं पे देखिए फिर साथ होकर उनके साथ चलने लगे, साथ होकर चलने लगे, उनका काम किए, इतना बड़ा ये सक्सेस हुआ चंपारण सत्याग्रह। अब इसी को बताइए आगे बढ़े। अब देखिए पीछे कैसे आते हैं, पीछे आने से भी नहीं कतराते हैं। उसी समय यानी 19 फरवरी 1943 में गांधी जी भूख हड़ताल करते हैं। उस समय ब्रिटिश के वो होते हैं पीएम होते हैं, वो चर्चिल होते हैं, वो उनके सामने नहीं झुकते हैं। यानी फरवरी 1943 में ये ब्रिटिश भूख हड़ताल पे जाते हैं, हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं, और उनसे ब्रिटिशर जो होते हैं नहीं झुकते हैं। वहां के जो पीएम थे वो चर्चिल थे, नहीं झुकते हैं। अब इसके लिए क्या कहे, वो नया नया योजना बनाने लगे। अब जेल में थे, नया नया योजना बनाने लगे, जैसे गांधी जी अगर मरेंगे तो इनको हम चंदन की लकड़ी पे इनका दाह संस्कार करेंगे। अब समझिए 1943 में ये ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, जो इनके सब यात्रा के लिए बड़ा सा जो 10 पहिए वाला ट्रक होता है उसको बुक किया गया था, फूल माला गाजा से सजाया गया था कि इनका सब यात्रा निकालेंगे। उस समय 1943 में जहाज इनके लिए हेलीकॉप्टर जहाज बुक हुआ था, हेलीकॉप्टर बुक हुआ था कि इनकी अस्थि विसर्जन के लिए हम इस जहाज से जाएंगे। गांधी जी कह रहे मजाक हो रहा है, यहां हम भूख हड़ताल पे मरने वाले हैं, अब ब्रिटिशर जो है एक नया नया ऑफर दिया जा रहा है बाय 1 गेट 1 के साथ। चलिए इसके साथ भी बाय 1 गेट 1 हुआ। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरा दिन और कोई नया नियम कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो सरकारी दफ्तर में हाफ डे का छुट्टी दे देंगे। अब जो सरकारी कर्मचारी थे, जैसे पहले क्या होता था कि लोग मोबाइल पे स्कोर सुनते थे, रेडियो हुआ करता था छोटा, कोई मैच हो इंडिया पाकिस्तान तो पूछते थे भाई कितना रन बना है, कितना स्कोर हुआ है। अब वो हाल गांधी जी के साथ था। लोग अब जहां भी भीड़ इकट्ठा होती थी रेडियो एक होता था, गांधी जी हैं कि चले गए, तो लोग बता रहे नहीं गांधी जी हैं। अब गांधी जी सोचिए, बोले यार ये तो जश्न मना रहा है भाई, कि हमारे मरने का उत्सव मना रहा है, होली दिवाली की तरह उत्सव मन रहा है। वापस आए, अगले दिन खाना खा लेते हैं, कहते हंगर स्ट्राइक खाता हूं। मिस्टर चर्चिल का जितना प्रोग्राम बनाया हुआ था सब धरा रह गया, यानी सभी पे पानी फिर गए। सोचिए अभी जो हंगर स्ट्राइक पे गए थे वो वापस आ गए। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताएं कि यही गांधी जी कहते हैं
कि अगर भारत का बंटवारा होगा तो हमारे लाशों पे से होगा, हमारे सब से होगा, हमारे लाशों के ऊपर से भारत का बंटवारा होगा। लेकिन जैसा ही आपको बताएं, लेकिन आप ये देखिए 16 अगस्त यानी 16 अगस्त 1946 को जैसा ही मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाती है, यानी उस दिन खून खराबा मचा दिया जाता है। डायरेक्ट एक्शन दिवस में आपको याद होगा कि इस दिन खून खराबा होता है, हिंदू मुस्लिम लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में मारे जाते हैं, हजारों लाखों की संख्या में। गांधी जी ठीक एक साल बाद, अब एक साल बाद कीजिए 15 अगस्त 1947 भारत जलेबी खाने के लिए तैयार था। पूरे जितने भी राजनेता थे सभी आजादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन पूरे सभी लाल किले से झंडा फहराया जा रहा था, सभी जश्न में मना रहे थे। लेकिन हमारे एक आदमी थे जो उस जश्न में शामिल नहीं थे, वो थे गांधी जी। भाई गांधी जी कहां थे तब जब वहां पे नहीं थे? तो गांधी जी उस समय बंगाल के नोवाखाली, बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है नोवाखाली, वहां पे एक चीज है, वहां पे ये दंगा से दंगाइयों के बीच में जूझ रहे थे, मना रहे थे। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे माउंट बेटेन जो था, है ना, इनको कहते हैं ना वन मैन आर्मी, तो ये वन मैन आर्मी नहीं, इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स बोला गया था। इनको उपाधि दिया गया था वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स। इनके इसी काम को देखते हैं पूरी भारत जश्न मना रही थी, लेकिन गांधी जी दंगाइयों के बीच में अकेले खून को अलग कहते, हिंदू मुस्लिम को अलग कर रहे थे, इसलिए गांधी जी को मनाते हैं। सोचिए कि आज लोग गांधी जी को गाली देते हैं, गांधी जी ये हैं, गांधी जी वो हैं। गांधी जी की फिलॉसफी को कभी समझिए, गांधी जी का तर्क समझिए। आज की सरकारें उस चीज को मान रही है, कह रही है। आज की सरकारें क्या कहती है ना, कि खुद से डेवलप होइए, यानी सरकारें जो कह रही हैं आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है। मोदी जी आज क्या बोले? आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, है ना। अब ये सोचिए आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट क्या मोदी जी पहली बार लाए हैं? गांधी जी ला चुके थे। सूत की काटते थे, चरखे से सूत काटते थे, धोती बना के पहनते थे, कोई नई चीज नहीं है। गांधी जी स्कूल में प्राइमरी स्कूलिंग को मजबूत करने की बात करते थे। क्या मोदी जी नया बात बताए हैं? बिल्कुल नहीं। गांधी जी का फिलॉसफी था आप रोजगार, जो पढ़ाई भी दीजिए तो ऐसा दीजिए कि उससे उसको रोजगार मिल सके। मोदी भी उन पे इंफोसाइज करते हैं कि आपका जो एजुकेशन हो वो जॉब ओरिएंटेड ना होके बिजनेस ओरिएंटेड हो, मतलब वो कुछ कर सके, जॉब दे सके, है ना। वो भी यही बात करते थे। आज की सरकारें, अभी दिल्ली में जो सरकार बनी है केजरीवाल की, कह दे तो वो गांधी जी की देन है, क्योंकि गांधी जी जो थे वही भूख हड़ताल करते थे। उनका देखिए अन्ना हजारे किए, अब अन्ना हजारे भूख हड़ताल पे गए, फिर वहां से वापस आए केजरीवाल, तो केजरीवाल बने। तो ये हाल है। तो अगर कहे तो गांधी जी 15 अगस्त फिर आत्मनिर्भर जो भी चीज देख लें, इनको इसलिए नेशन फादर नहीं बोला गया, इन्होंने कुछ इस तरह के काम किए। अब सोचिए यही भारत है जो ब्रिटिशर्स गांधी जी के खून से अपना हाथ लाल करना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि ये कलंक, गांधी जी को मारने का कलंक हमारे ऊपर आए। गांधी जी को जेल में भूख पे हड़ताल पे जाते थे। ये ब्रिटिशर्स रोज रोज नया नया एक नियम लाते थे। लेकिन सोचिए हमारी लड़ाई किससे थी? हमारी लड़ाई किससे थी ये देखिए, और मारा कौन गया? हमारी लड़ाई किससे थी और मारा कौन गया, है ना। हमारी लड़ाई थी ब्रिटिशर्स से, हमारी लड़ाई ब्रिटिशर्स से थी। और ब्रिटिशर्स क्या है? ये ब्रिटेन से लड़ाई था, आज ये इंडिया हो गया और ये पाकिस्तान हो गया। सोचिए हम लड़ किसके लिए रहे थे दोनों मिलके?
इंडिया पाकिस्तान मिलकर लड़ रहे थे इसके लिए। आज ये सोचिए इसका कॉन्सेप्ट कि भारत को पाकिस्तान को अलग कर दिया। आज ये ब्रिटेन जो है ये भारत का भी हितैषी है और पाकिस्तान का भी हितैषी है। आप कभी भी नहीं सुनिएगा कि ब्रिटेन और इंडिया में, भारत में मनमुटाव हुआ है, ब्रिटेन और पाकिस्तान में मनमुटाव हुआ है। किस तरह से इनका फिलॉसफी था, है ना। आप सुनिएगा क्या, इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा है। हम पहले दोनों मिलकर एक के लिए लड़ रहे थे। हम दोनों के दोनों मिलकर, पाकिस्तान और इंडिया मिलकर ब्रिटेन के लिए लड़ रहे थे। ब्रिटिशर्स को भगाने की बात कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश के चक्कर में आज हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। गांधी जी की फिलॉसफी थी। लोग आज गांधी जी देते कि गांधी जी को क्या करना चाहिए, बंटवारा नहीं करना चाहिए। आपको दिखा कि 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे का दिन, उससे वो हताहत होके भारत पाकिस्तान का डिवाइड करते हैं। और गांधी जी को मारा भी तो कौन, नाथूराम गोडसे। कलंकित भी कौन हुआ, इंडिया हुआ, पाकिस्तान नहीं हुआ, ब्रिटिशर्स नहीं हुआ। सोचिए, वो चाहते तो गांधी जी को जेल में मार सकते थे, लेकिन अपना हाथ खून से लाल नहीं किए। खून से लाल करके आज नाथूराम गोडसे उनको गोली मारे। आज नाथूराम गोडसे की जय जयकार हो रही है, गांधी जी की मूर्ति तोड़ी जा रही है। ठीक है, सबका अपना फिलॉसफी है, फिलॉसफी के लिए नहीं बोला जा सकता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा गांधी जयंती स्पेशल। गांधी जी के बारे में कुछ अच्छी खासी बातें कि गांधी जी क्या किए नहीं किए, ये जान के आपको अच्छा लगा। जो आज की सरकारें हैं आज ये भी कहती है गांधी जी का जो फिलॉसफी है हमारे दिल में, दिमाग में हो ना हो, लेकिन गांधी जी हमारे पॉकेट में जरूर है ना। चाहे कोई कितना भी गाली दे दे, लेकिन अगर बापू शब्द आएगा तो गांधी जी के लिए ही आता है। नेशन फादर बोले जाएंगे तो गांधी जी ही बोले जाएंगे, है ना। भले हम क्या होते हैं, वो बुजुर्ग थे, लेकिन बुक उनका जो सोच था वो यंग इंडिया थे, है ना। वो सर्वधर्म समभाव की बात करते थे। हम बताएं, हमारे जो प्रिंसिपल है डॉक्टर दिवाकर सिंह सर, वो भी कहते हैं आप क्या सोच रहे हैं, अगर आप गलती करते हैं उसका एक्सक्यूज देते हैं, अगर आप गलती ही ना करें तो एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांधी जी भी क्या कहते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जब मैं सत्य के साथ प्रयोग, उनका पूरा बुक नहीं हो सका, लेकिन वो भी यही कहते हैं, अगर गलती करते थे उसको सुधारते थे, बार बार सुधारते थे, उसको सही करते थे। हमारे दिवाकर सर भी यही कहते, प्रिंसिपल सर, अगर आप गलती करते हो उसको सुधारिए। ऐसा नहीं है, मनुष्य है तो गलती होगा, छिपाइए मत, उसको हाइड मत कीजिए। उनका दूसरा आप कहते हैं, अगर कहे तो सर का, प्रिंसिपल सर का, वो कहते आप ये मत सोचिए कि आपको कोई नहीं देख रहा है, आपको देखने वाला ऊपर वाला है, भगवान है। फेथ कीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए, आपका काम होगा। 2 बार 3 बार 4 बार कीजिए, आपका काम होगा। गांधी जी भी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। तो यही है, विश्वास कीजिए भगवान पे, अपने कर्मों पे, और सच्चाई पे डटे रहिए, सत्य अहिंसा की बात कीजिए। और गांधी जी का जो 3 बंदर था, है ना, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, है ना, बुरा मत बोलो, कुछ इस तरह का था गांधी जी के 3 बंदर। क्या था भाई, है ना, बुरा मत बोलो, यही था ना, बुरा मत बोलो, बुरा मत बोलो, प्लस में क्या था, बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो, और तीसरा क्या था भाई, बुरा मत देखो, बुरा मत देखो। आज ये तीनों मिलके एक हो चुका है। आज ये तीनों एक हो चुका है ना। ये तीनों मिलके आज जिसके पास मोबाइल है ना, इस मॉडर्न जमाने में जिसके पास मोबाइल है, ना तो बुरा देखता है, न बोलता है, न सुनता है, और न देखता है, अपने मोबाइल में बिजी रहता है। इसलिए गांधी जी अगर इस समय होते तो चौथा चीज भी ऐड कर देते, मोबाइल के बारे में, है ना। थैंक यू। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा।